नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बिहारी रत्नाकर जी के दोहे। 10 दोहे हम निकल कर लिए थे, 10 आज कर लेंगे। ज़्यादा समय थोड़ा वीडियो लंबा होने की वजह से बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नेकी दई आना कानी, फीकी परी गुहारी, त्यों मनो तारन, बिंदु बारन बारक बारुन तारी। तो भगवान श्री कृष्ण को उलाहना दे रहा है एक भगत। तो ये भक्ति परक है। पहली बात तो ये हो गया, भक्ति परक दोहा है ये, ठीक है। कि हे नाथ, निकी दई काना कानी फीकी परिग्वारी, कि हे नाथ आपने तो अच्छी आनाकानी कर दी। अर्थात आनाकानी का अर्थ होता है जो किसी की बात को नहीं सुनता। तो कह रहे एक भगत भगवान को कह रहा है कि भगवान आप बड़ी अच्छी आनाकानी करते हो, फीकी पड़ी ग्वारी, और मेरी जो पुकार है उसको तो आप सुनते नहीं। मेरी पुकार तो क्या हो गई है, फीकी पड़ गई है। तजो मनो तारण, तजो में से छोड़ देना। मुझे तो लगता है कि आपने अब भला करना यानी किसी को तारना अब छोड़ दिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। तारन बिंदु बारक बारुनु तारी। बिरदु क्या होता है, एक हाथी था, आपको याद होगा, तारक, और तारने वाले भगवान। तो मुझे तो लगता है कि आप सिर्फ पुकार, अंतिम पुकार सिर्फ आपने उस हाथी की सुनी थी जिसको आपने मगरमच्छ से बचाया था। उसके बाद मुझे लगता है आपने पुकार सुननी बंद कर दी है। समझ में आई। एक भगत भगवान को कह रहा है कि हे भगवान आप मेरी अरदास को क्यों नहीं सुनते, आप मेरी पुकार है उसको फीकी क्यों कर रहे हैं, और आप मेरी पुकार को सुनने में अनसुना क्यों करें। मैंने सुना है कि आपका नाम तारक, तारने वाले हैं, तारक हैं आप, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने अंतिम बार उस हाथी को मगरमच्छ से बचाकर तार दिया था, उसके बाद आपने तारना छोड़ दिया है। तो इसमें एक भगवान की भगत की अरदास की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चितही लल चोहे चखुने डटी घूंघट पटमाह, छल सो चली छुआई के छिनकू छविल छा। ये बहुत ही बढ़िया पंक्तियां हैं कि इसमें एक नायक को देखकर नायिका के मन में अनुराग उत्पन्न हो जाता है, और नायक क्या करता है, उसको देखने का प्रयास करता है कि नायिका है क्या, ठीक है। तो नायक रीझ कर उसकी सखी से क्या कहता है, देखें। चित ललचोई चखुनी डटी घूंघट पटमाए, कि पहले तो उसने क्या कर रखा था, घूंघट कर रखा था, और उस घूंघट से भली भांति वो क्या कर रहा था, उसको घूंघट थोड़ा झीना था, ठीक है, यानी घूंघट से उसने आंखें मिली, उसकी घूंघट के अंदर से नायक की और नायिका की आंखें घूंघट के अंदर से मिली। तो दोनों आंखों में लालच था, किस चीज का, एक दूसरे को देखने का। तो चित्त ललचोई यानी उसका जो चित्त था वो लालच भरी आंखों में, चखनु में आंखें, डटी घूंघट पटमाई, यानी घूंघट के अंदर जब आंखें थी तो दोनों की आंखें एक दूसरे को ललचाई हुई आंखों से देख रही थी। छल सोचली छुआए के, और फिर नायिका खड़ी होती है कि छुबके छबीली छा, कि जो नायिका की जो छबीली छा थी यानी उसकी छाया थी, वो छट से खड़ी होती है। जब आंखें मिलती हैं तो नायिका अपनी छांव से नायक को स्पर्श करती हुई चली जाती है। तो कहता है कि मुझे वो स्पर्श हुई छाया, यानी आप बैठे और आपके नायिका की छाया आप पर गिर जाए, तो कहता है कि मुझे वो छायाएं बड़ी सुख अनुभव हुई। तो नायिका को नायक ने इस तरह से देखा था। तो दोबारा बता देता हूँ। एक नायक है, वो बिंग नायिका की सखीन के कह बा इतनी सुनी है कि बिंग पर्दो करेड़ो नहीं हो, घूंघट करेड़ो, बिंग माखर इतनी झीणी कि मेरी आंखा और बिंग आंखा भी घूंघट माऊ मिल गई, और दोनों ने लालच भरी निगाह देखो, पर मैंने देखो मैं भी ने देखो। फिर बा खड़ी हुई तो बिंग छिया मेरे ऊपर पड़ गई, और मन ये लाग्यो कि बा मैंने स्पर्श कर गई। प्रेम में ऐसा अक्सर होता है। तो ये बात इस दोहे के माध्यम से कही गई है, ठीक है। श्रृंगार रस का यहाँ प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोग जुगती सिखे सब मानो मनो महामुनि मेन, चाहत पिय अद्वैता कानुत सेवत नैन। ये बहुत ही पंक्तियां हैं, ये संगति का अर्थ बताएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नायिका है उसका जो यौवन है, आंखों का सौंदर्य है, वो ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी प्रशंसा करती हुई इसकी जो मजाक कर रही है उसकी सखियाँ उसके साथ, यानी नायिका है, उसका यौवन पूरा, यानी वो पूरी जवानी के दहलीज पर है, और उसकी सखियाँ उससे परिहास कर रही है, मजाक कर रही हैं। किस प्रकार कर रही हैं, देखते हैं क्या वाक्य में कहा है कि हे सखी, जोगत जुक्ति सिके सब मानो मुनिमान, चाहत पिए देवता कानून सेवत ने। कानन में कान हो गया, सेवत आंखें होगी, यानी तेरे जो नैन हैं वो इतने जवान हो चुके हैं, उनका विस्तार इतना हो चुका है कि वो कानों तक पहुंच गए हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि अब तेरे नैन रूपी जो योगी हैं, देखे ना, जोग जुक्ति सिखाए, अब जो नैन रूपी जो योगी हैं वो कान रूपी वन का सेवत नैन, कानून मीन्स कान हो गया, और कानून मीन्स होता है यहाँ पे क्या होता है, कानून मीन्स वन होता है, और कानून मीन्स कान होता है। तो यहाँ भी श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है।
तो यहाँ कह रहा है कि जिस प्रकार हे सखी, अब तेरे नैन जो है, नैन रूपी जो योगी हैं, कान रूपी वन का सेवन कर रहे हैं, अर्थात आंखें क्या हो गई हैं, पसर गई हैं उसकी। मानो कामदेव, देखो महामुनि, महामुनि मनो, महामुनि मनो का अर्थ यहाँ पे आएगा कामदेव, कि जिस प्रकार कामदेव द्वारा योग की सब युक्तियां सिखाई गई हो, देखो ना, योग युक्ति सिखाए, जिस प्रकार कामदेव ने तेरे अंगों को सारी युक्तियां सिखा दी हैं कि किस प्रकार तुम्हें योग करना है, किस प्रकार। कामदेव का अर्थ होता है जो प्यार का देवता है कामदेव, तो वो सारी चेष्टाएं करवाता है शरीर से। तो हे सखी, अब तेरे नैन रूपी योगी कान रूपी वन का सेवन करने लगे हैं, मानो काम रूपी महायोगी के द्वारा योग की सब युक्तियां सिखाई गई हैं। उन पर रिझ कर नायक सदा ही, देखो चाहत पिया देवता, यानी उन पर रिझ कर जो तेरा प्रेमी नायक है वो तेरे सामने उपस्थित रहेगा। कि जिस प्रकार जो बड़े बड़े योगी महायोगी होते हैं वन में जाकर क्या करते हैं, साधना करते हैं, उसी प्रकार तेरी जो आंखें हैं उन्होंने साधना प्राप्त कर ली है और वो कानों तक बिखर गया, अर्थात उसके नैन चंचल हो गए हैं, और चंचल नैन जवानी की निशानी होती है, मादकता की निशानी होती है, और वो अब जो नैन है वो अपने प्रीतम से हटना नहीं चाहते। तो इसमें दो माध्यम से सलेंस अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट देखो, खरी पात्री कान की कौन बहु बानी, आक कलिन रली करे अली, अली अली जियो जानी। यहाँ अली शब्द दो बार आने की वजह से यहाँ पर भी किसका, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक अली का अर्थ अलग होगा, दूसरे अली का अर्थ यहाँ अलग होगा। खरी पात्री कान की, अब नायिका जब ये सुनती है, नायक किसी अन्य बताते हैं कि नायिका को ऐसा कोई संदेश मिलता है कि नायक किसी दूसरी औरत पर क्या हो गया है, लट्टू हो गया है, तो फिर वो अपनी सखी को कहती कि मेरे को प्यार नहीं करता। तो सखी उसे समझाते हुए क्या कहती है, ये सखी ने कहा है खरी पात्री कान की, कि तू तो कान की बहुत कच्ची है। तू कान की कच्ची का मतलब तू बिना सोचे समझे सब की बातों पर क्या कर लेती है, विश्वास कर लेती है। कौन बहू बानी, और तेरे को किसने ये बात बता दी, ठीक है। बहू बानी, बानी में सोती आदत, और तेरी ये आदत है ना, ये अच्छी नहीं है, ये तेरी आदत अच्छी नहीं है जो तुम बिना सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेती है, देखती नहीं। फिर क्या कह रहा है, आक कलिन रली करे, आक में सोता आकड़ो जानो नहीं, कि अली में सोता है सखी और अली में सोता है भंवरा, कि भंवरा जो होता है वो अच्छे फूल की सुगंध पर आएगा, ठीक है, वो कभी भी आक के जो कलियां होती हैं उस पर कभी भी नहीं मंडराता। उसी प्रकार तू सभी रानियों में श्रेष्ठ है, तेरा यौवन बहुत मस्त है, वो अन्य रानियों के पास नहीं जाएगा, वो तेरे पास ही आएगा। इस प्रकार कह रही है कि तू ऐसे ही भ्रम में बेफालतू की किसी पर शक कर रही है। तेरा चरित्र, तेरे नायक का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो बहुत ही अच्छा है। तो समझ में आ गई, यानी एक नायिका जो है वो क्या कर रही है, बता रही है कि तेरी सखी किस प्रकार की है, अर्थात कहने का भाव क्या है, इसके अंदर आपने समझ लिया होगा। खरी पात्री कान की, यानी कान से कच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पिए बिसुरन को दुसे दुखु हर्षु जात त्यों प्योर, दुर्जोधन जो देखती प्रजत प्राण ही बार, कि जिस प्रकार इसके अंदर एक उदाहरण दिया गया है कुंज का, दुर्योधन का, कि दुर्योधन को था कि तेरा सुख और दुख जब साथ आएगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। कहता है कि वो स्थिति मेरी हो गई है। नायिका कह रही है कैसे, पिए विचरण को दुख, कि जब मुझे पिया इससे दूर होने का दुख भी है, ठीक है। हर्षु जात प्योर, और मायके जान, प्यो सार होता है मायका, यानी मायके जाने की खुशी भी है। दुर्योधन जो देखती, कि मेरी जो स्थिति है वो दुर्योधन जैसी हो गई है। दुर्योधन को एक श्राप था कि जब तुझे सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। कहता है कि मुझे तो आज पति को छोड़ने का दुख भी है और पीहर जाने की खुशी भी है, तो मेरी स्थिति तो ऐसी होगी जिस प्रकार दुर्योधन है, मैं तो ऐसे लग रही हूँ कि मैं प्राण छोड़ दूंगी। अर्थात कितना प्रेम करती है अपने पति से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, झीने पट में जुल्म ली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। ये मनु शब्द आने की वजह से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इस दोहे में नायक क्या कर रहा है,
नायक झीने वस्त्र पहनी हुई नायिका को देख रहा है। झीने पट में झुलमिली, यानी एक जो नायक है, फिल्मी एक्टर है, वो नायिका को देख रहा है, उसने झीने वस्त्र पहन रखे हैं और उसके शरीर सौंदर्य पर पूरा रिझ गया। जो अपने मन में क्या कहता है कि झीने पट, पट मीन्स होता है वस्त्र, कि झीने कपड़ों में झुलमती, झुलमिलाती यानी चमक सी होती है ना, झुलमिलाती। ओप अपार यानी अपम अनुपम सौंदर्य। ओप अपार का मतलब यानी जो नायिका ने झीने वस्त्र पहन रखे हैं उसमें वो और भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। उसके झीने पट में से यानी झीने कपड़ों में से सुंदरता टपक रही है। किस प्रकार कि सुर तरु, जिस प्रकार सुर मीन्स होता है देवता, तरु मीन्स पेड़, यानी देवताओं का पेड़ कौन सा है? कल्प वृक्ष। जिस प्रकार कल्प वृक्ष मानो सिंधु यानी समुद्र में पल्लव पल्लव सा डार, यानी जिस प्रकार कल्प वृक्ष समुद्र के अंदर अपनी डाली को क्या कर रहा है? डार को समुद्र में विलास करा रहा है, कि कल्प वृक्ष की डालियां समुद्र को टच कर रही है। उसी प्रकार ऐसा लग रहा है मुझे कि उसके झीने वस्त्र हैं, उसमें नारी जो नायिका है उसका शरीर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। चलिए नेक्स्ट। डारे डोठी गाढ़ गाढ़ गोही नैन बटोही मारी, चिलक चोंद में रूप ठग हांसी फांसी डारी। बहुत ही बढ़िया पंक्तियां हैं कि आपने देखा होगा कई इन लड़कियों के चेहरे के अंदर क्या होता है, गाल के अंदर डिम्पल पड़ा होता है जिसे आप खड्डा बोलते हैं, और कईयों के क्या होता है, ठोडी जो होती है ठोडी के नीचे खड्डा होता है। तो ये जो नायिका है ना वो ठोडी के नीचे खड्डे वाली नायिका है। देखो ना, डारे ठोडी गाडा, यानी उस ठोडी के अंदर क्या है? गड्ढा है। गाही नैन बटोई मारी, और उसके जो नैन है, किसके नैन? नायक के नैन, ठीक है। बटोई में सोता राहगीर, एक बार पूरा बता दें। चिलक चौंद में, उसकी चमक जो है उसको, किसकी? नायिका की जो चमक है, शरीर की चमक है, हांसी फांसी डारी। अब इसका हम अर्थ पढ़ेंगे। नायिका के शरीर को निहारते निहारते मोहित हो गया है, और होते होते उसकी जो आंखें थी ना वो उसकी खड्डे में यानी ठोडी के ऊपर जो खड्डा बना है उसमें अटक गई है, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाहता है वो? नायिका के चिलक चौंद रूप ठग, यानी नायिका के सौंदर्य रूपी ठग ने, चमक ने उसके मन रूपी, देखो गाय के नैन बटोई मारी, मन रूपी पथिक को घेर कर हांसी फांसी डाली, यानी हंसी के अंदर उसे फांसी डाल दी है। अर्थात समझ में आई बात कि नायिका का शरीर देखा उसने, शरीर को देखा तो उसके अंदर क्या थी? आंखों से देख रहा है ना, ये देखो नैन बटोई मारी, यानी अपने नायक अपनी आंखों से देख रहा है, तो उसके अंदर ठोडी के अंदर जो खड्डा था उसके अंदर क्या हुआ? उसकी जो चमक थी, किसकी चमक? उसके शरीर की चमक, इतनी गजब की चमक थी हंसी, और उसकी हंसी के अंदर वो फंस गया और उसके अंदर वो खड्डे के अंदर गिरकर वो तड़फ रहा है, अर्थात उसके प्राण निकलने को बेचैन है, और वहीं पड़ा है वो। यानी कहने का भाव है कि नायिका को जब देखा ना तो उसके खड्डा दिखा उसे ठोडी में, और उसके नैन वहीं रह गई। अर्थात कहने का है उसके नैन है ना वही मरकर उस खड्डे में दफन हो गए। बार बार उसे वो खड्डे की याद आती है जो ठोडी के नीचे उसके बना हुआ था। तो ध्यान रखना है, आपका अर्थ ये हो जाएगा। तो दोबारा बता देता हूँ। नायिका के सौंदर्य रूपी ठग ने चिलक, यानी चिलक आगे चमक रूपी चौंद से मेरे नैन रूपी पथिक को घेर कर हंसी रूपी फांसी डालकर मारकर ठोडी के खड्डे में डाल दिया है। अर्थात मेरे जो बेचारे नैन हैं वो आज भी उस ठोडी में अटके हुए हैं। ये नायक ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। किन्ने हूँ कोरिक जतन अब काहि काडू कोनू, वो भन मोहू मोहन रूपी मिले पानी में को लोनू। लोनू का मतलब नैन होता है। तो इसमें एक सखी नायिका को सीख दे रही है भी तेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं। तब नायिका क्या कहती है? तो ये नायिका के कथन है, कह रही है कि किनु हे सखी मन मोहन रूपी, कि मेरा जो मोहन का लवणमय रूप है, लूण, लवण क्या अर्थ क्या होता है? लौण, लौण का मतलब होता है नमक, कि उसका जो नमक रूपी रूप है मेरे मन रूपी, ठीक है, मन रूपी मान सरोवर में पानी में घुले हुए लवण जैसा हो गया। कि जो उसका रूप है वो जिस प्रकार पानी के अंदर नमक घुल जाता है उसी प्रकार उसका रूप है वो मेरे हृदय के अंदर घुलकर रम गया है। किने हूँ कारिक जतन, अब तू ही बता। किने हूँ कोरिक जतन, कोरिक जतन का मतलब करोड़ों, कोरिक का अर्थ था करोड़ों, कि मैंने करोड़ों प्रयास कर लिए, अब काही काडू कौन, क्या मैंने करोड़ों प्रयास कर लिए परंतु वो जो रूप की छवि है मेरे मन के अंदर बस की है वो निकल ही नहीं रही है, मैं क्या करूं। अर्थात कहने का भाव है
एक नायिका अपने नायक पर इस प्रकार मोहित होगी कि उसने अपना सब कुछ उसे मान लिया है। तो यहाँ उदाहरण अलंकार दिया है कि जिस प्रकार समुद्र में नमक मिश्रित हो जाता है, उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार है सखी मैं भी मेरे प्रेमी के प्रेम में पूरी लवण यानी मिक्स हो चुकी हूँ, मिश्रित हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई उससे अलग नहीं कर सकता। मेरे हृदय में मेरे प्रीतम यानी नायक की फोटो ही विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लाग्यो सुमनु है सफलू ओतप ओसु निवारी बारी बारी आपी सिंचित हृदय हृदय बारी। इस पंक्ति में क्या है, नायिका के घर नायक आने वाला है। यहाँ देखना, यहाँ बहुत ही बढ़िया पंक्तियां हैं। यहाँ दो अर्थ निकलेंगे, दोनों बताने पड़ेंगे आपको। नायक क्या है, आने वाला है, नायिका से मिलने नायक आने वाला है और वो आया नहीं है, टाइम ज़्यादा निकल गया है, आया नहीं है। तो उसकी एक सखी आती है, ठीक है, और वो पूछती है। तो वो क्या होती है, सखी क्या कहती है, अपनी कोड वर्ड में बात करती है। और वो सखी जो इंतज़ार कर रही थी वो कहाँ चली जाती है, उद्यान में चली जाती है, बाग में चली जाती है। और वहाँ माली काम कर रहा होता है। तो माली के सामने तो कह नहीं सकती कि नायक कब आएगा। तो फिर वो डबल मीन बात करती है और वो डबल मीन ही ये दोहा है, ठीक है। तो पहले अपन देख लेते हैं इस दोहे में माली के संदर्भ में क्या कहा गया है और फिर हम देखेंगे नायिका के संदर्भ में क्या कहा गया है। तो पहले माली का अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। तो माली को क्या कह रही है, लाग्यो सुमनु है सफलू ओतप रोसु निवारी भारी बारी बारी, ठीक है, कि हे बारी, यहाँ एक बारी का अर्थ माली आएगा, ठीक है, कि हे माली तेरी इस वाटिका में लगा हुआ सुमुन, ये ना सुमनु सुफलू, यानी तेरी इस बाड़ी में लगा हुआ जो पेड़ है उस पे एक दिन अवश्य ही अच्छा फल आएगा। अतः ओतप रोसु निवारी, अतः तू उस बारी का क्या करे, बारी में वाटिका, इस बारी का क्या इस बारी का क्या कर, वाटिका का इंतजार कर, ठीक है। और इसे क्या करना है, आपी सिंची सुदृत्या बारी, यानी तू इस वाटिका को अपने सच्चे हृदय से पानी देता रहे, ठीक है ना। पानी, वारी में पानी भी होता है ना, पानी पानी, कि तू इस तेरी वाटिका है इसको अच्छे अपने हृदय से पानी देता रहे और इसको सींचता रहे। ओतु परोस निवारी, और जिस प्रकार तू सच्चे हृदय से इसको सींचेगा तो यहाँ पर ताप के प्रचंड प्रभाव को भी दूर रखेगा, यानी जो धूप गिर रही है ना वो भी तेरा दूर हो जाएगा। तो माली के अर्थ में सीधा सा कहा है सखी ने कि हे माली तेरी जो वाटिका में ये जो पुष्प लगे हैं, सुमन, सुमन में फूल लगे हुए हैं, इनको तू अच्छी तरह सेवा कर, ये एक दिन फल बन जाएंगे, ठीक है। और तेरी वाटिका को तू सच्चे हृदय से पानी से सींच तो तेरा जो ये प्रताप यानी जो प्रचंड ताप है ये क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए अब दूसरे अर्थ में अगर बात करें, दूसरे अर्थ में नायिका के संदर्भ में नायिका को उसकी सखी क्या संदेश देती है कि हे भोली स्त्री, ये बारी का अर्थ है भोली स्त्री, कि हे भोली स्त्री तेरा मन जहाँ जिसमें लगा हुआ है वह सफल मनोरथ होगा। कहने का अर्थ है कि हे भोली स्त्री जिसका तुम वेट कर रही है, जिस नायक का तुम वेट कर रही है वो सफल, वो तेरा मन है वो अच्छी तरह सफल होगा, वो जल्द ही आएगा, वो नायक तुझसे मिलेगा। ओ तुप आतप रोष निवारी, और तू दुखदायी रोष को दूर कर। दूर कैसे करेगी, आप ही सिंचित हृदय वारी, और अपने हृदय को सींच अर्थात सरस कर, अर्थात तू मन को सांत्वना दे कि तेरा जो नायक है वो तुझसे मिलने अवश्य आएगा। अर्थात कहने का भाव है कि उसने सीधा संदेश दिया था भी माड़ी को समझ में ना आवे और माड़ी आपका अर्थ में समझ जाए और वो अपने अर्थ में समझ जाए। सीधा सा अर्थ है कि उसने कहा कि तू ज़्यादा दुखी मत हो, तुझसे मिलने नायक आएगा, समय लग सकता है, तेरे मन का जो सफल, तेरे मन में जो बात है वो जरूर सफल होगी। तू गुस्सा मत कर, आत्म रोशनी वाली, और तू तेरे गुस्से को दूर कर दे। दूर कैसे करेगी, तो यानी सुहृदय यानी मैत्रीपूर्ण, सुहृदय का मतलब मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर, यानी मैत्रीपूर्ण वारी को मतलब वाक्य, तो मैत्रीपूर्ण वाक्य बोल तेरे हृदय को अच्छे सांत्वना दे कि वो जरूर आएगा, और मीठे मीठे वचन बोलकर तू उसका इंतजार कर, वो तुझसे मिलने अवश्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आपका, अजो तरन्यो ही रहो श्रुति सेवत एक संग नाक बास बेसरी लेहो मुक्ति के संग। ये भी श्लेष अलंकार का प्रयोग है, दो अर्थों में आया है। पहले तो अपन देख लेते हैं, यहाँ बिहारी जी ने सत्संग की महिमा यानी अच्छे लोगों के साथ हम रहते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है उसको यहाँ दर्शाया है। तो पहले तो हम इस बेसरी आभूषण होता है नाक में पहने जाने वाला, ठीक है ना, इसके बारे में कहा। आज
तरन्यो ही रहे हो। तरन्यो होता है कान का आभूषण। आज तरन्यो ही रहे हो, आज तक कर्णाभूषण एक ही ढंग से पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान में। श्रुति सेवतिक संग, कि वो हमेशा तरन्यो जो आभूषण है वो हमेशा ही कान में पहना जाता है, क्योंकि उसने इसी तरह का सेवन जो का त्यों कान में ही आज तक पहना गया है। फिर देखो नाक बास बेसरी लेओ, ठीक है। अब बेसर नामक जो आभूषण है, बेसर मीन्स होता है, बेसर आभूषण होता है, कहाँ पहना जाता है? नाक में। कि बेसर नामक आभूषण रहो मुक्तन के संग, यानी मोतियों कि बेसर नामक आभूषण ने मोतियों का संग पाकर नाक में स्थान पा लिया है। नाक में स्थान का मतलब इज्जत होती है। नाक आदमी का मेरी नाक कट गई अर्थात इज्जत, यानी सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गया है। यानी किस चीज को? एक तो तरन्यो आभूषण है वो हमेशा कान में ही रहता है, कान से कहीं नहीं जाता। और कहते हैं एक बेसरी आभूषण है, उसने मोती का संग, यानी मोती महंगा होता है, उसने उसका साथ पाकर अच्छी सत्संग, अच्छी संगत को पाकर उसने नाक में स्थान प्राप्त कर लिया है, अर्थात वो उच्च स्थान पर पहुंच गया है। इसीलिए संगत अच्छी रखें। ये तो था आभूषण के संदर्भ में। अब हम सत्संग के संदर्भ में देखें तो क्या कहना चाहता है कवि यहाँ पर। देखो अज्यो तरन्यो ही श्रुति संग, कि मैंने वेदों का सेवन, जो मनुष्य होता है ना वो हमेशा वेदों का सेवन करता रहता है, परंतु उसने कभी भी तरन्यो मीन्स कान, तरन्यो श्रुति में सेवन, यानी वो हमेशा बहुत सारे वेदों का सेवन करता रहता है, परंतु फिर भी वो भव सागर से पार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नाक बाक बेसरी रेव मुक्तन के संग। और जो लोग अच्छे लोग, सज्जन जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अच्छे लोगों की संगत में बैठते हैं। और वो लोगों जिस प्रकार नाकबास, यानी नाकबास गौर तट है स्वर्ग है, कि अच्छे लोगों की संगत में अगर तुम रहोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति इस लोक में ही हो जाती है। तो यहाँ संगत के रूप में दिखाया, तो नाकबास का अर्थ यहाँ स्वर्ग लिया गया है। तो समझ में आ गया कि कह रहे हैं कि अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। हम बहुत सारे धर्म ग्रंथों को सुनते रहते हैं, परंतु हम इस भव सागर से पार, तरन्यों में इस भव सागर से पार नहीं होते। परंतु जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं वो अच्छे लोगों, सत्संग संत लोगों के साथ रहते हैं, उनकी बातों का पालन करते हैं, तो इस जन्म में ही वो स्वर्ग के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए संगत हमेशा अच्छी रखें। तो ये अपने दोनों दोहे, 20 दोहे थे आपके सेकंड ग्रेड में, वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।